हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम यूजीसी नेट जून 2024 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर फर्स्ट का एनालिसिस करेंगे, जो ऑफलाइन पेपर हुआ था। और वो ऑफलाइन पेपर एकदम आपके सामने है, जिसके सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट ये आपका डब्लू सेट है और इसमें फर्स्ट में 5 टीआई का क्वेश्चन है, जिसका आंसर हम अभी बता देंगे, लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अलग से आएगा, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसमें आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं और आंसर, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये टेबल 1 दिया गया था, जिसमें विश्व में रोगियों का रोगवार प्रतिशत था, और टेबल 2 में सभी रोगियों व ब्रिक रोगियों का महाद्वीपवार विवरण था। तो इसे आप देख सकते हैं, थोड़ा ये क्वेश्चन पे ही रफ कर दिया गया है। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि यूरोप में, थोड़ा सा हम इसको मिनिमाइज कर लेंगे। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि यूरोप में रोगियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पश्चात यूरोप में रोगियों की संख्या 2023 में दक्षिण अमेरिका में ब्रिक रोगियों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 लाख। देखिए इसमें 2 प्रकार का टिक लगा हुआ है, एक जो एग्ज़ाम में मार्क किया गया है और एक यहाँ मिलाने पर जो सही हुआ है। तो जो हम बोलेंगे वो आप सही कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ कर भी दूंगा कि इसका 8 लाख सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक रोगियों की संख्या विश्व में हृदय रोगियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है 5.49%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अफ्रीका में रोगियों की संख्या के एशिया और उत्तरी अमेरिका को मिलाकर के, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके 5 क्वेश्चन, इसका तो सॉल्यूशन हम बाद में प्रोवाइड कराएंगे अलग से, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग अभी मिला लीजिए। इसका राइट आंसर है 50:21 रेशियो, यानी 4th ऑप्शन। 4 क्वेश्चन का आंसर है ये ऑप्शन 3, ये भी रेशियो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डीआई का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम डीआई के लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड। और ये दक्षिण अमेरिका में ब्रिक रोगियों की संख्या दे करके कुल ब्रिक रोगियों की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। तो इसका लास्ट 5 का आंसर हो जाएगा इसका 10%, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। इसका क्या हो जाएगा? 10% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 6th नंबर क्वेश्चन के चलेंगे, जो कि आईसीटी का क्वेश्चन है। और ये दे रहा है कि कम्युनिकेशन फॉर्म दिया हुआ है, उसके डिस्क्रिप्शन से इसका मिलान करना है, संचार रूप और विवरण का। तो यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका आपको राइट आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जो कि है ऑप्शन 3, यहाँ सही है। तो इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ए का 3 नंबर, यानी कि वैयक्तिक संबोधन क्या है? अंतरक्रिया में स्वयं एवं अन्यों की ओर इंगित करना। बी का 4 सामाजिक नाटक क्या है? तो व्यवहार हेतु सामाजिक सांस्कृतिक नियमों का आह्वान करता है। सी का 1 नंबर आख्यान, जो कि एक विशेष दृष्टिकोण से अनुक्रमिक वृत्तांतों या कथाओं को कहना व बराबर कहना। डी का 2 है मौन, जो क्या है? समुचित आचरण हेतु सामुदायिक नियमों के अध्ययन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईसीटी का है। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइस आर आउटपुट डिवाइस ओनली। इसमें बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन केवल आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सीआरटी मॉनिटर होगा नहीं, सीआरटी मॉनिटर, हाँ ये बिल्कुल होगा, सॉरी, सीआरटी मॉनिटर बिल्कुल होगा। नंबर पैड होगा नहीं, ट्रैक बॉल होगा नहीं, और प्लॉटर हो जाए तो, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, बी एंड डी ओनली, यानी कि सीआरटी मॉनिटर होगा
और प्लॉटर ये ओनली आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, ये भी आईसीटी का है, देख लीजिए इंग्लिश में ही यहाँ बेहतर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरीज इज करेक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तब तक के लिए आप लोग बताइए फ्रेंड क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। HDD में एक्सपीरियंस ए हेड क्रैश, HDD जो है वो हेड क्रैश हो सकता है, ये स्टेटमेंट कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में क्या है, सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो वो है ये भी, मैकाले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये जो है हायर एजुकेशन के क्वेश्चन हैं, तो इसमें हम स्टेटमेंट को देख लेंगे, फिर उसके बाद हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर है, देखिए, उसने प्रशासकीय भाषा के रूप में फारसी को अंग्रेजी में प्रतिस्थापित करने में सफलता पाई, तो ये कथन सही है। उसने शिक्षकों के रूप में अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। वह उपयोगितावादी विचारों से प्रभावित था, ये तो बिल्कुल सही है। उसने उपयोगी अधिगम को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। यहाँ गलत टिक किया गया, ये सही है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ABCD, यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जनसंचार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में अगर हम चलेंगे तो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन 4 यानी BDE, ये सही है। अब हम BDE की देख लेंगे क्या क्या है BDE में, उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो बी में जो है वो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज सोर्स, ठीक है। उसके बाद डी में क्या है, यूज ऑफ मीडियम, ये तो सही है। ई में क्या है, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ये तीनों मास कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनकी विशेषताएं है, गुण लक्षण जो भी कहिए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो इसमें दे रहा है कि आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं, ठीक है ना। स्वयं पर आयोजित पाठ्यक्रमों के 4 चतुर्थांशों की सूची को पहचानिए। तो ये वही क्वेश्चन है कि स्टडी वे ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये तो स्वयं का फुल फॉर्म हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके हम राइट ऑप्शन की ओर चलेंगे, तो इसमें है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, यानी ABCD सही है और सिर्फ E गलत है। फेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें नहीं होता है, ठीक है ना, ये गलत है। बाकी सभी सेल्फ असेसमेंट सही है, वीडियो लेक्चर सही है, ऑनलाइन डिस्कशन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट, ये भी सही है। स्पेशली प्रिपेयर रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड प्रिंटेड, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जिसमें ABCD ओनली दिया हुआ है। आगे हम चलेंगे, ये मैथ का एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसके लिए फ्रेंड 1 बाय 1 सॉल्व करके चेक करना होगा, ठीक है ना, कि कौन से सही है, उस हिसाब से देखना होगा। तो उसमें अलग से मैं एक मैथ का वीडियो लाऊंगा, उसमें रहेगा। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि A और D, A सही है और D ऑप्शन सही है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी वही है, हिंदी में अपना क्वेश्चन देख लेंगे इसे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A और D सही है। यानी कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य
एक्स के 4/5 पर खरीदा तथा एक्स से 5% अधिक पर बेच दिया तो उसका लाभ 25% है। यह स्टेटमेंट सही है। फिर एक विक्रेता 100 पेन बेचकर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ 20% है। ये भी सही है, ठीक है ना। इस हिसाब से ये 2 स्टेटमेंट सही है। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER मेजर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन हायर एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन एज बिटवीन, यानी सकल पंजीकरण अनुपात आहार जनसंख्या के किस आयु वर्ग के प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या का मापन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 18 से 23 वर्ष के विद्यार्थियों का इसमें होता है। 18 से 23 वर्ष के लिए हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंटेड फॉर स्वयं कोर्सेज। स्वयं कोर्सेज के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर किसको अपॉइंट किया गया है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ABC और E। ABC में क्या है, ए में है IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, बी में क्या है NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग, सी में क्या है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और ई में क्या है CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये सही है। और बाइट जो है इसमें नहीं है क्योंकि ये बाइट टीचर ट्रेनिंग कोर्स कराती है, ठीक है ना। तो ये बाकी चारों ABCE सही है यहाँ पे। अब हम इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 15 है, थ्रेड टू इंटरनल वैलिडिटी, और उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ हम पहले इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे, उस हिसाब से फिर इसको मैच कराएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि परिपक्वन खतरा हो। इसका डिटेल कहाँ है, ऑप्शन 3 में। परिपक्वन खतरा तब होता है यह ऊब, थकान आदि जैसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिभागी में हुए अकाल्पनिक अथवा दीर्घकालिक बदलावों के कारण होता है। बी में क्या है क्षयन खतरा, तो ये इसका 4 हो जाएगा। 4 में जब प्रतिभागी अध्ययन के बीच में छोड़ देता है जिसके चलते प्रतिदर्श की प्रकृति में बदलाव हो जाता है। फिर है सी इतिहास खतरा, ये ऑप्शन 2 में जाएगा। जब शोध परियोजना से बाहर की कोई घटना प्रतिभागियों को व्यवस्थित रूप से प्रभावित करती है। ऑप्शन डी अब करेंगे परीक्षण खतरा का, इसका मिलान ऑप्शन 1 से होगा। जब पूर्व में परीक्षण हो चुके होने के कार्य के रूप में प्रतिभागियों का व्यवहार परिवर्तित होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये अपने कॉमन सेंस यूज करके इसको मैचिंग कर सकते थे, ठीक है ना। उसका डिटेल उसमें दिया हुआ था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन 16 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, प्राचीनतम से नवीनतम, प्राचीन से लेके अभी वर्तमान तक में इस क्रम में सजाना है किसका स्थापना कब हुआ था, कौन। ये 5 तो यहाँ विश्वविद्यालय दिया गया है। तो यहाँ हम चलेंगे इसके राइट आंसर की तरफ, उस हिसाब से कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो देखिए सबसे पहले जो है वो SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था, ठीक। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ जो कि लगभग 1916 के आसपास हुआ। फिर है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, फिर है उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर है उसके बाद नागपुर यूनिवर्सिटी। एक बार पटना यूनिवर्सिटी 1916 है या नहीं ये आप लोग चेक करके कंफर्म हो लीजिएगा, मैं अभी उतना श्योर नहीं हूँ, हो सकता है मे बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जो अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्वांटेशन, निम्नलिखित को बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
यानी सबसे पहले क्या आएगा, पशु आएगा, ठीक है। उसके बाद घरेलू पशु हो जाएगा, फिर उसमें भार ढोने वाला पशु हो जाएगा, फिर उसमें घोड़ा होगा। इस टाइप से इसको देख सकते हैं हम। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो 80 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर नंबर टू हायर ऑफ द फ्लोइंग रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। देख लीजिए SDG और MDG ये सबसे क्वेश्चन आता ही आता है और यहाँ आ भी गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। यानी कि लोअर नंबर टू हायर में जाना है तो सबसे पहले जो है क्या आएगा, नंबर ऑफ गोल, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टारगेट, उसके बाद नंबर ऑफ इंडिकेटर्स और सबसे लास्ट में नंबर ऑफ पब्लिकेशन आएगा। फिर हम क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ेंगे। अरेंज द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ ए रिसर्च डिसर्टेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है आपका। शोध निबंधन के निम्न अनुभागों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट होता है, फिर उसके बाद उसका लिटरेचर रिव्यू होता है, फिर उसके बाद रिसर्च मेथड होता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है लास्ट में। यानी कि सबसे पहले अभिस्वीकृति, फिर साहित्य समीक्षा, फिर शोध विधिया, फिर विचार और विमर्श। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे 20 नंबर पे। ये कह रहा है कि विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन फॉर्म बाय मर्जिंग 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव नेमली UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम NLIST एंड INDEST AICTE कंसोर्टियम, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ई शोध सिंधु। यानी UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम NLIST INDEST AICTE कंसोर्टियम नाम वाले 3 कंसोर्टियम पहलों को मिलाकर शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा डिजिटल मंच निर्मित किया गया है, तो वो है ई शोध सिंधु। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो है 21। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू ए सैम्पलिंग अप्रोच इन स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन वेयर बाई ए सैम्पल इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन संरचनात्मक प्रेक्षण में प्रतिचयन उपागम की ओर संकेत करता है, जिसके द्वारा किसी प्रतिचयनित व्यक्ति का एक निर्धारित समयावधि के लिए प्रेक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फोकल सैम्पलिंग या फोकस प्रतिचयन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो वो है 22। ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर चेक कर लीजिए डिटेल। हम अलग वीडियो डालेंगे उसमें सॉल्यूशन रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 2:3:5 रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर 23 क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इज द अलायंस ऑफ कंट्री मोस्ट ऑफ विच लाई पार्शियली और कम्प्लीटली। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि अधिकांश ऐसे देशों के मध्य की गई संधि है जो आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश स्थित है उन देशों के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि होती है। ये इजी क्वेश्चन था। अगले की तरफ हम बढ़ेंगे तो 24 क्वेश्चन है। इसमें कॉलेज और उसके फाउंडर का नेम मैचिंग करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट कॉलेज है पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग, सेकेंड है हिंदू कॉलेज कोलकाता जिसे प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम इसी से मैचिंग कर लेंगे कि ये हिंदू कॉलेज जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। फिर पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग ये किया था M एल्फिंस्टोन, ये किया था M एल्फिंस्टोन ने। फिर
बिशप कॉलेज सिब्बलपुर, ये इंग्लैंड के चर्च के थ्रू हुआ था। और स्कॉटिश मिशनरीज कॉलेज, ये जो है यह हुआ था अलेक्जेंडर डफ के द्वारा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे कि यहाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल दिया है और उसकी एक्टिविटी दिया गया है, उसको मैचिंग करना है। तो यहाँ हम आंसर के हिसाब से चल लेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी HTTP। ये जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका ऑप्शन थर्ड। सेंड TCP या IP पैकेट टू वेब सर्वर, फिर बी में है SSL, इसका ऑप्शन है सेकंड, यानी इनक्रिप्ट डाटा फॉर ऑनलाइन ट्रांसमिशन। ऑप्शन सी है SMTP, इसका ऑप्शन ए है सेंड ईमेल थ्रू द इंटरनेट। और FTP है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है ट्रांसफ़र फाइल ओवर द इंटरनेट। हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कंप्यूटर वगैरह का क्वेश्चन जो वो इंग्लिश में ही पढ़िएगा तो बेहतर रहता है। ये एक 26 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ LM रिप्रेजेंट ए नंबर L in base M number system, the identify the correct ascending order of the following number AD when converted to base 10 नंबर सिस्टम। ये ICT का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ICT का क्वेश्चन है और यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसका असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में इसको चिन्हित करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले ऑप्शन बी आएगा 212 बेस 8, उसके बाद 8B बेस 16, उसके बाद 260 बेस 7, उसके बाद डी आएगा 100011101 बेस 2। ये ICT का है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम 27 पे चलेंगे, तो वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय। भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी और सी सही है जो इसमें दिया हुआ है। बी में क्या दिया, न्याय सैल्युलिज्म है 5 प्रोपोजिशन, यानी न्याय वाक्य में 5 प्रतिज्ञप्तियाँ है। फिर उसके न्याय वाक्य में 3 पद होते हैं, ये भी सही है, 3 टर्म्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 28 में। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको अगर डिटेल सॉल्यूशन हम अलग से दे देंगे कि नहीं तो ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इसका पोजीशन के हिसाब से उसको ऐड किया गया है। जैसे BOLT लिखा हुआ है ना, B का पोजीशन सेकेंड है, O का पोजीशन 15 है, L का पोजीशन 12 है, T का पोजीशन 20 है। अब इस सब को ऐड कीजिएगा तो 49 आएगा, ठीक है। उसी तरह रिंग का भी पोजीशन लिख करके उसको ऐड कीजिए तो इसका मिल जाएगा 48। SOLD सोल्ड का पोजीशन लिख करके ऐड कीजिएगा तो उसका सम निकल जाएगा 50। फ्रॉम का पोजीशन लिख के ऐड कीजिएगा तो वो 52 हो जाएगा। इस टाइप से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे 29 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट इंडियन ट्रीटीज ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, गणित से संबंधित समस्याओं पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीलावती। क्या हो जाएगा, लीलावती, जो कि ऑप्शन सेकेंड में दिया हुआ है। ये गणित से संबंधित समस्याओं पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव इन अनस्टेबल एयर वाटर पोल्यूटेंट। कौन सा सर्वाधिक कम समय तक अस्तित्ववान एवं अस्थिर वायु या जल प्रदूषक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा 31 क्वेश्चन है, ये साइलोलिज्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली कोवैलेंट टू द स्टेटमेंट है वो नो कैट्स आर नॉन फेलाइन। देखिए ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ही कीजिएगा तो बेहतर रहता है, ठीक है ना।
तो इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट खोजना है तो देख रहे हैं ऐसे वेन डायग्राम आप बना के इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑल कैट्स आर फेलाइन, सभी बिल्लियाँ बेडल हैं। आगे हम बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तर्क दोष निहित है, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट है तरुण हत्या का दोषी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तरुण किसी को मार सके। इसमें कौन सा दोष है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ओके। तो हम 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें दोष पहचानना था कि तरुण हत्या का दोषी नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तरुण किसी को मार सके। तो इसमें कौन सा दोष है, फैलेसी है, वो पहचानना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी आत्माश्रय दोष, बेगिंग द क्वेश्चन, ये वाला फैलेसी इसमें है। नेक्स्ट हम 33 की तरफ बढ़ेंगे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, आत्मनियंत्रित अधिगम चक्र के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो सही अनुक्रम पहचानना है आत्मनियंत्रित अधिगम का। तो सबसे पहले इसमें आएगा लक्ष्य निर्धारण, फिर उसके बाद आएगा अधिगम नियमन, फिर उसके बाद आएगा योजना बनाना, फिर आएगा रणनीतियों एवं कार्यनीतियों का अधिनियमन, फिर लास्ट में कार्य विश्लेषण हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब हम आगे 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि मेरा विश्वास है कि मैं इस कक्षा में अच्छा करूँगा, राम ने अपने भाई को बताया। SAT के वाचिक या शाब्दिक भाषापूर्ण अंक प्राप्त किए और मैंने सदैव अपने साहित्य विषय की कक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। राम निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी साहित्य में उच्च स्व क्षमता, हाई सेल्फ एफिशिएंसी इन लिटरेचर इसमें शो कर रहा है, तभी तो वो कह रहा है कि इसमें मैं बेहतर करूँगा। क्वेश्चन 35 है कि आइडेंटिफाई द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, मापन की निम्न मापनियों की पहचान कीजिए जिनसे प्रेक्षणों का श्रेणीकरण किया जा सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी क्रमसूचक मापनी ऑर्डिनल स्केल, उसके बाद सी अंतराल मापनी यानी इंटरवल स्केल, और एक है क्या रेशियो स्केल अनुपात मापनी। ये तीनों का यूज किया जाता है इसमें रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे 36 क्वेश्चन है कि इसमें थोड़ा इंग्लिश वाला ब्लर आ गया है, हिंदी में चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसकी पहचान करना है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ABD, 3 स्टेटमेंट इसका सही है। ए सत्यता और असत्यता व्यष्टिक प्रतिज्ञप्तियों के गुण हैं, बिल्कुल सही है। बी में कह रहा है वैधता कभी भी स्वयं से किसी एकल प्रतिज्ञप्ति के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती, ये भी सही है। और ये वैध युक्ति में इसके सभी आधार वाक्यों का सत्य होना आवश्यक है, ये गलत है। और ऑप्शन 4 किसी वैध निगमनात्मक युक्ति में सभी आधार वाक्य सत्य एवं निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता, ये सही है। इस हिसाब से ये ABD सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो 37 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी लोग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी सबसे छोटा B नंबर है 11/13, उसके बाद ऑप्शन C है, उसके बाद ऑप्शन A है, लास्ट में ऑप्शन D है। नेक्स्ट हम 38 की तरफ बढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि वर्ष 1945 के आसपास स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का विचार किसने विकसित किया था, जो प्रोग्राम और डाटा को मेमोरी में करता था
तथा फिर डाटा मेमोरी और प्रोसेसर के बीच संचालित होता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन वान न्यूमैन ने किया था, जॉन वान न्यूमैन ने किया था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड, तो वो है 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर STEC के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सौर तापीय ऊर्जा संचायक के बारे में। इसका हम लोग राइट आंसर देख लेंगे, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी ABCDE सभी स्टेटमेंट सही है इसमें। देखिए STEC की प्रमुख इकाई सोलर सेल है, ये भी सही है। STEC चपटी प्लेट अथवा संकेंद्रित प्रकार के हो सकते हैं, सही है। STEC में तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाता है, ये भी सही है। STEC विद्युत उत्पादन कर सकता है, बिल्कुल सही है। परवलयाकार तस्कारी या पैराबोलॉइड डिश संचायक STEC का एक उदाहरण है, जिसमें तापमान 200 डिग्री सेल्सियस 200 तक जा सकता है, इसलिए चारों स्टेटमेंट सही हैं, पांचों स्टेटमेंट सही है सभी। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का। ए कल्चर विच इज़ नॉट टच बाय कम्युनिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक राइटिंग इज नोन एज कल्चर। वर्णमाला लेखन के संचार में से स्पर्श रहित संस्कृति निम्न में से किस संस्कृति के रूप में ज्ञात है? तो वो है प्रथम मौखिकता, यानी कि प्राइमरी ओरलिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम 41 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि मैथ का है कि एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई कितनी मीटर है? ये स्पीड एंड डिस्टेंस का है क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का। इसका बना लीजिएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 500 मीटर आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 42 में चलेंगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड्स क्लैरिटी विथ रिगार्ड टू, यानी कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग को निम्न में से किस किस हेतु स्पष्टता की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ABC सही है, ठीक है ना, ABC सही है। क्या हो जाएगा? अनुदेशन संदेश, इंस्ट्रक्शनल मैसेज, फिर पाठ्यक्रम उद्देश्य कोर्स ऑब्जेक्टिव, फिर प्रौद्योगिकीय क्षमताएं यानी टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी, ये तीनों सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर, द सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल अदर देन दोज यू आर इंक्लूडेड इन कैन अचीव इन। आपकी रुचि वाले चरों से इतर बाह्य चरों का सुव्यवस्थित निरसन निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? ये रिसर्च एप्टीट्यूड के वेरिएबल से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रायोगिक शोध यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में चलेंगे, जो कि मिलान करना है कि वाटर स्पेसिफिक डिजीज और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो ये देख सकते हैं आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले, फिर हिंदी में चलेंगे इसको। इसका ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए का 3 नंबर, जल जनित बीमारी है आंत ज्वर, यानी जिसे हम लोग टाइफाइड कहते हैं, ठीक है ना, ये प्रदूषित जल के अंतर्ग्रहण के कारण होता है। फिर है जल धावित बीमारियां, तो वो है ट्रैकोमा, ट्रैकोमा है जो स्वच्छ जल की कमी के कारण होता है। फिर है जल आधारित बीमारियां, जल आधारित बीमारी जो कि शिस्टोसोमाइसिस है, शिस्टोसोमाइसिस जो प्रदूषित जल के संपर्क में आने के कारण होता है। और नेक्स्ट है जल संबंधित बीमारियां, इसका राइट आंसर 1 है, जो मलेरिया है वो जल संबंधित बीमारियां है, प्रदूषित जल में बीमारी कारक परजीवी रहने के कारण। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसमें बहुत सावधानी बरतनी, क्योंकि सब जल ही दिया हुआ है, तो बड़ी सावधानी से इसको क्वेश्चन बनाना है।
लास्ट क्वेश्चन है कि 45 नंबर, इन बुद्धिस्ट थॉट सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी इज बिल्ट इनटू द प्रोसेस ऑफ। बौद्ध विचारधारा में आत्मचिंतन निम्न में से किस प्रक्रिया में सन्निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शाब्दिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन इसमें निहित है। तो ये 45 क्वेश्चन रहा फ्रेंड, और 5 क्वेश्चन वो है पैसेज का और रीडिंग कम्प्रीहेंशन का, तो उसको मैंने यहाँ कवर नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि वो उतना हार्ड होता नहीं है, उसे आप एग्ज़ाम में देख करके पढ़ करके उसको सोल्व करते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेकेंड पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।